हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के रिमेनिंग पार्ट को कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में समझाया था और हमने डिस्कस किया था लिबरलाइजेशन के बारे में, एनईपी के पहले पॉइंट के बारे में। अब एनईपी के बाकी पॉइंट, अगले पॉइंट प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन और रिमेनिंग पार्ट को इस वीडियो में मैं कंक्लूड करता हूँ। राइट जी, तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। सो प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप और ऑपरेशंस ऑफ अ स्टेट ओन एंटरप्राइज। मतलब प्राइवेटाइजेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें प्राइवेट सेक्टर को ऑनरशिप देने के लिए या उनको काम करवाने के लिए, उनसे काम करवाने के लिए स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज में जगह दी जाती है या कैपिटल लगाने के लिए इनकरेज किया जाता है। इट इम्प्लाइज ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। ये धीरे धीरे एक ये प्रोसेस है जिससे गवर्नमेंट बाहर आ रही है, वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज से अपना पैसा और हाथ मतलब मैनेजमेंट खींच रही है। वो चाहती है कि अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज को प्राइवेट एंटरप्रेन्योर चलाएं, सरकार अपना पैसा उसमें ना लगाए और अपनी एनर्जी मैनेजमेंट के रूप में उस पर ना लगाए। राइट जी। सो इट मे हैपन इन टू वेज। ये दो तरीके से हो सकता है। पहला है कि आउट राइटली सेल, जहाँ तो पूरी तरह उनको बेच दिया जाए गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज को प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के हाथों में, या दूसरा विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द मिक्स्ड एंटरप्राइजेज। यहाँ जो ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, आपको पता है, जैसे जो ज्वाइंटली ओन्ड बाय प्राइवेट एंड पब्लिक एंटरप्रेन्योर्स होती है, उसमें से धीरे धीरे वो अपना पैसा बाहर कर लें, गवर्नमेंट उसको बाहर आ जाए और सिर्फ वो प्राइवेट हाथों में रह जाए। स्टूडेंट्स, ये करने का फ़ायदा ये होता है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि प्राइवेट इनकरेजमेंट एंटरप्रेन्योर भी इनकरेज हों और अपनी प्राइवेट कैपिटल लगाएं, ग्रोथ प्रोसेस में पार्ट बने और प्रॉफिट मेकिंग करें, और सरकार अपना काम स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के कामों में लगी रहे। और सरकार का जो पैसा कुछ कंपनियां चलाने में, कुछ इंडस्ट्री चलाने में लगा हुआ है, अब सरकार उसमें से पैसा निकाल के वेलफेयर या इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाना चाहती है। और जो जनरल कंपनीज हैं, जो गुड्स बनाने वाला काम है, वो किसको देना चाहती है? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को। ठीक है जी। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है टू प्रोवाइड प्राइवेटाइजेशन, मतलब टू प्रमोट प्राइवेटाइजेशन। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट वर्ड बना है इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा लगाना, और डिसइन्वेस्टमेंट का हो जाएगा पैसा बाहर करना, निकालना। तो ये एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है जो हम सरकार ने किया है प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। इट अकर्स व्हेन द गवर्नमेंट सेल्स ऑफ इट्स शेयर कैपिटल एंड पीएसयूज टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स। ये कैसे स्टार्ट होता है? जैसे वो शेयर कैपिटल पीएसयूज को प्राइवेट इन्वेस्टर्स को देते हैं। ठीक है जी। पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व करते हैं। दूसरा है आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट इन द सेम एज केस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। आर्गूमेंट इस तरीके से दी जाती है, मतलब इस तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट की फेवर की जाती है फॉर प्राइवेटाइजेशन। उसके बाद इट इज टेकन एज ए रेमेडियल मेजर टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन एंड मैनेजरल एफिशिएंसी एज वेल एज टू फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन। ये एक रेमेडियल मेजर है उन पीएसयूज़ के लिए जिनकी एफिशिएंसी कम है और जिनकी मैनेजमेंट पुअर है, और जहाँ प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पाती, और साथ के साथ मॉडर्नाइजेशन करने के लिए भी प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। Of course, this investment is also used as a mean to manage fiscal deficit of the government. Naturally, गवर्नमेंट का घाटा बढ़ा हुआ है, तो वो पीएसयूज़ का भी उसका कंट्रीब्यूशन है किसी ना किसी रूप में। उनकी इनएफिशिएंसी की वजह से जो लॉस होता है गवर्नमेंट के फिजिकल डेफिसिट में ऐड हो जाता है, तो सरकार उस फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए उसको प्राइवेट हाथों में बेचती है। राइट जी। तो चल आगे हम बात करते हैं नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। The process of industrialization was initiated during second five-year plan, assigning a key role to PSU. The process of industrialization start किया गया था सेकंड 5-year प्लान में, ठीक है, जिसमें सबसे पहले की रोल किसको दिया था? पीएसयूज को। यहाँ पे ये जो मैं आगे 5, 6, 7, 8 आपको पॉइंट्स बताऊंगा, ये एक कहानी के रूप में है, एक सीक्वेंस वाइज मैंने लिखे हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि क्यों ज़रूरत पड़ी प्राइवेटाइजेशन की। और उसमें सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया गया सेकंड 5-year प्लान में। आईपीआर 1956
इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो 1956 में स्टेटेड क्लियरली सिग्निफिकेंस, उसमें सिग्निफिकेंस किसको दिया गया था? पीएसयूज को इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तीसरा, doubtless it was on account of the spread of PSUs that India could diversify its industrial base between the period 1951 to 1991, और इसी की वजह से ही नो डाउट PSUs के स्प्रेड होने से हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हमारा इंडस्ट्रियल बेस बढ़ा और डाइवर्सिफाई हुआ अलग अलग सेक्टर्स में 1951 टू 1991 तक। Also, it was on account of spread of PSUs that the Indian economy underwent a structural transformation. People started from shifting agriculture to industry as a source of livelihood. और इसी पीरियड के दौरान जैसे जैसे PSU स्प्रेड होती रही इंडियन इकोनॉमी में, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। लोग एक सेक्टर से दूसरी सेक्टर में गए, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर जो प्राइमरी सेक्टर लाइवलीहुड के लिए माना जाता था, वहाँ से लोग शिफ्ट होकर इंडस्ट्री सेक्टर में लाइवलीहुड कमाने के लिए आने लगे। ग्रेजुअली मोस्ट PSUs टर्न इनटू अ डेड वेट लॉस, और धीरे धीरे क्या हुआ, जो PSU थी धीरे धीरे डेड वेट लॉस बन गई। माउंटिंग लॉसेज ऑफ PSU बिकम अनसस्टेनेबल, और धीरे धीरे माउंटिंग मतलब पहाड़ की तरह वो लॉस बढ़ते जा रहे थे, बड़े होते जा रहे थे लॉसेज, और वो धीरे धीरे बर्दाश्त के बाहर हो गए। लीकेज, pilferage, inefficiency and corruption had become so rampant in PSUs that their privatization was considered as the only remedy. लीकेज का मतलब है वहाँ से मतलब कुछ सामान का निकलते जाना, पिलफरेज चोरी होना, इनएफिशिएंसी, करप्शन, ये PSUs के कुछ करेक्टरिस्टिक्स बनते जा रहे थे। लिमिटेशंस तो नो डाउट हैं ही हैं, पर ये उनकी मेजर करेक्टरिस्टिक्स बनते जा रहे थे, जिसकी वजह से PSUs में इतना प्रॉब्लम, ये इतना लॉसेज होने लगा कि सरकार को लगा कि प्राइवेटाइजेशन ही ओनली रेमेडी बच गई है, वही एक इकलौता उपाय बचा है जिससे हम लॉस मेकिंग PSU से छुटकारा पा सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली इन 1991 गवर्नमेंट डिसाइडेड टू फेज आउट पब्लिक एंटरप्राइजेज। सरकार ने डिसाइड किया कि पब्लिक एंटरप्राइजेज को बंद कर दिया जाए बाय सेलिंग इक्विटी कैपिटल प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को बेच के। ठीक है जी। हाउएवर इन द व्यू ऑफ देयर हाउएवर इन व्यू ऑफ देयर एफिशिएंट परफॉर्मेंस, उनकी जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, उन नवरत्नास वर टू बी रिटेन इन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। और सरकार के जो क्या कहते हैं मेन कंपनीज थी जो प्रॉफिट मेकिंग थी, जो एफिशिएंट थी परफॉर्मेंस में, उनको अपने पास ही सरकार ने रखा, उनको नहीं बेचा। राइट जी। तो अब हम आगे बात करते हैं गेन्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन की। गेन्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन में सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि प्राइवेटाइजेशन इम्प्लाइज सुप्रीमेसी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट विच अल्टीमेटली leads to 100% commitment and efficiency and increased productivity is the result। 100% कमिटमेंट होती है, सेल्फ इंटरेस्ट होता है प्राइवेटाइजेशन में, जिसकी वजह से लॉसेज नहीं होते और एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्शन भी बढ़ती है। प्राइवेटाइजेशन एक्सपेक्ट्स प्राइवेट एंटरप्राइजेज टू वर्क इन ए कम्पिटेटिव एनवायरनमेंट। प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करता है कि कम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में कैसे काम करना है। प्राइवेटाइजेशन प्रमोट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन, वो अलग अलग सेक्टर्स में प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई भी करता है। प्राइवेटाइजेशन प्रमोट्स कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कंज्यूमर इंडिपेंडेंट होता है, कंज्यूमर के पास चॉइस आती है, ज़्यादा गुड्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स उसको मिलते हैं। और लॉसेस क्या होते हैं प्राइवेटाइजेशन के स्टूडेंट्स? पहला लॉस है कि सोशलिस्टिक पैटर्न जो हमारी सोसाइटी का है वो इग्नोर होता है, और encourages because privatization encourages free play of market forces, so goods which can give more profit are produced and only those who have the resources are able to purchase। तो मार्केट फोर्सेस अपना रोल प्ले करने से क्या होता है कि प्रोड्यूसर अब वही गुड्स को बनाता है ज़्यादा जिसमें उसको प्रॉफिट होता है, तो नेचुरली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाती, कॉस्ट जो सेलिंग प्राइस है वो बढ़ जाएगा गुड्स का, और जिनके पास पैसा है, रिसोर्सेज हैं, वो तो उनको खरीद पाते हैं, दूसरे नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है जी। ये था प्राइवेटाइजेशन जो 1991 के बाद इंडिया में इनकरेज किया गया। उसके बाद अब हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन की। सो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन मीन इंटीग्रेटिंग द economy of a country with the economies of other countries under condition of free flow of trade and capital across border। मतलब एक या मोर देन वन कंट्री के साथ आपका ट्रेड हो जाए तो उसमें आपका फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्री फ्लो मतलब कोई रुकावट नहीं, ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट। फॉर एग्जांपल हमारा किसी कंट्री के साथ, मान लीजिए श्रीलंका, मान लीजिए USA, मान लीजिए यूरोप में कोई भी और कंट्री है, इंग्लैंड है, तो उनके साथ फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड का यहाँ मतलब क्या है कि
वहाँ सामान बेचने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमें, और उनका सामान यहाँ बेचने में कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई रुकावट नहीं आएगी। और कैपिटल और गुड्स दोनों अक्रॉस द बॉर्डर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, सामान को भी और पैसे को भी बेच भी सकते हैं और कैपिटल भी लगा सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। जैसे हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सामान बेचने जाते हैं ना, इंडिया में ही, और उसी तरह जब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हम यूरोप में, फ्रांस में, इंग्लैंड में कहीं भी अपना सामान या कैपिटल लगा सकते हैं, वो भी हमारी कंट्री में पैसा लगा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। और ये वासुदेव कुटुंबकम, ये भगवान कृष्ण ने भी तो बहुत सालों, हज़ारों साल पहले ये कहा था कि जो दुनिया है एक छोटा विलेज की तरह है, एक कुटुंब की तरह है, हम सारे उसी का ही पार्ट हैं। तो ग्लोबलाइजेशन उसी पॉलिसी को एक्सटेंड करता है। पॉलिसी स्ट्रेटेजिक प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन, क्या पॉलिसी लगाई गई थी? वो सबसे पहले क्या, इंक्रीज इन कैप इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट नाउ रेज्ड अप टू 100%। की पॉलिसी स्ट्रेटजी ये बनाई गई कि अब धीरे धीरे करते करते 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम अपनी कंपनीज में इनकरेज कर रहे हैं। पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी, हमने रुपी को पार्शली कन्वर्ट कर दिया, उससे फ़ायदा क्या हुआ, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज होने लगा। उसके बाद पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड करना आसान हो गया, और रेमिटेंस टू मीट फैमिली एक्सपेंसेस, और जो लोग बाहर काम करते थे वो अब पैसा यहाँ इंडिया में भेजने लगे अपने फैमिली के खर्चों को चलाने के लिए। ठीक है जी। उसके बाद अब अगला पॉइंट है इसका, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी। और ग्लोबलाइजेशन के लिए कोई हमने 1 या 2 साल की पॉलिसी नहीं बनाई, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जिसमें ओपन कंपटीशन को इनकरेज किया गया। रिडक्शन इन टैरिफ, मतलब इम्पोर्ट ड्यूटीज और एक्सपोर्ट पे जो टैक्स होता था वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया। ठीक है जी। विड्रॉल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, अब कोई क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, आप जितना मर्जी सामान बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते थे और ज़रूरत पड़ने पे इंपोर्ट भी कर सकते थे। ठीक है जी। तो ये थे हमारे पॉइंट्स ग्लोबलाइजेशन के। अब हम बात करेंगे एन अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसी, उसकी एक अप्रेजल करेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म में कैसी रही। तो कुछ गुड इफेक्ट भी होते हैं नेचुरली किसी भी पॉलिसी को अपनाने के, और कुछ बैड इफेक्ट भी होते हैं। इकोनॉमिक्स में ऐसा ही चलता है, किसी भी चीज़ का फुल प्रूफ ना तो पूरे बेनिफिट होते हैं ना ही पूरे नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बेनिफिट्स की बात करेंगे। वाइब्रेंट इकोनॉमी बनी हमारे देश में, हमारे देश की इकोनॉमी वाइब्रेंट हुई। वाइब्रेंट का मतलब होता है जो आने वाले साल समय के लिए भी ठीक हो। ठीक है, सिर्फ आज का ही ध्यान न रखें, आने वाली जनरेशन्स या आने वाले सालों में इकोनॉमी में हमें फ़ायदा मिले। तो ये ऐसा हुआ। स्टिमुलेंट टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, हमारे देश की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ी। इसमें चेक ऑन फिजिकल डेफिसिट, देश का गवर्नमेंट का जो घाटा है वो कम हुआ, फिजिकल डेफिसिट कम हुआ। और उसके बाद इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से यदि इंपोर्ट ज़्यादा हुआ तो हमने एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा किया। तो चेक ऑन इन्फ्लेशन की प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगी, क्योंकि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी आ गए थे, तो गुड्स इजीली अवेलेबल होने लगी और ज़्यादा बनने लगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन पे भी चेक हुआ, कंट्रोल हुआ, मतलब कम हुई, इन्फ्लेशन कम हुई। और कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कंज्यूमर सॉवरेनिटी मैंने जैसे पहले भी बताया कि कंज्यूमर इंडिपेंडेंट है, उसके पास चॉइस हो गई है। अब वो गुड्स को अपने मर्जी के हिसाब से जो गुड उसको पसंद है वो ले सकता है, उसको भी चॉइस हो गया, उसके लिए भी अच्छा हो गया। फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आने लगी। पहले सिर्फ गवर्नमेंट्स ही इन्वेस्ट करती थी हमारे देश में, अब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी हमारे देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं। रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर, और इंडिया को अब इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर के रूप में देखा जाने लगा। अ शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट, अब हम मोनोपोली मार्केट जो पीएसयूज के द्वारा स्थापित की गई थी, अब उसको ख़त्म करके हम कम्पिटिटिव वर्ल्ड मार्केट में आ रहे थे, जिसमें जो डिमांड एंड सप्लाई वाला रोल प्ले करते। और ये अच्छी बात है, इससे प्रोडक्शन तो बढ़ती ही बढ़ती है, हम न्यू टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी जाते हैं। और इसके बैड इफेक्ट क्या थे स्टूडेंट्स? बैड इफेक्ट थे फॉल इन इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब हमारे 1991 की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरह इग्नोर हुआ। विड्रॉल ऑफ सब्सिडीज को विड्रॉ कर लिया गया। उसका नुकसान एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को हुआ, क्योंकि सब्सिडीज हमने कम कर दी, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट ऑफ आउटपुट बढ़ने लगी इनपुट्स की। कट इन इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने से देश को थोड़ा सा नुकसान हुआ। उसका नुकसान हमारे यहाँ की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सहना पड़ा, जो कि अभी इतनी ज़्यादा मैच्योर या मॉडर्नाइज नहीं थी। शिफ्ट इन क्रॉपिंग पैटर्न, देश में लोगों का क्रॉपिंग पैटर्न, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हुआ। क्रॉपिंग पैटर्न चेंज होने से अब वो चीज़ें बनाने लगे
जिनमें वो सक्षम नहीं थे। पहले वो सिर्फ सबसिस्टेंस फार्मिंग ही करते थे, अब उनको मार्केट फोर्सेस के हाथों में जो चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं उसको प्रोड्यूस करना पड़ा। इस तरीके से ये कुछ पॉइंट हैं बैड इफेक्ट्स के। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये चैप्टर कंक्लूड होता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। गुड लक।